यकीन मानिए आजकल मुझे कोई भी चीज शॉक नहीं करती, किसी चीज पर मुझे हैरत नहीं होती है, क्योंकि आए दिन हर गुजरते के दिन के साथ हम भारतवासी इस बात का प्रमाण लगातार दे रहे हैं कि हमारी इंसानियत कितनी ज्यादा गिर सकती है। और जब मैं हम भारतवासी की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं अपनी सरकारों की, अपनी जनता की, अपनी मीडिया की। पश्चिम बंगाल आज की तारीख में एक बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहा है। एक बहुत ही गंभीर साइक्लोन आया है और मृतकों की तादाद 100 तक पहुंच सकती है। यही हाल उड़ीसा का है, मगर पश्चिम बंगाल में हालात बहुत गंभीर हैं और ये जो तस्वीरें मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये इसकी बानगी है। मगर क्या आप जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया में इसका कोई कवरेज नहीं है। मुख्य धारा की मीडिया में ये लीड नंबर 1 होनी चाहिए थी, खबर नंबर 1 होनी चाहिए थी, मगर हमने उसे बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इग्नोर कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। वो राज्य जो पहले कोरोना संकट का सामना कर रहा था, अब उसके सामने ये एक और गंभीर संकट, वहां की अर्थव्यवस्था मानो पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राहत पहुंचाने जो प्रभावित इलाके हैं उन्होंने वहां का दौरा किया। ये तस्वीरें जो सामने लगातार उभर कर आ रही हैं वो झकझोर देने वाली खबरें हैं। पश्चिम बंगाल के लिए यह बहुत ही मुश्किल मौका है, मगर जैसे मैंने कहा ना, राष्ट्रीय मीडिया में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया में आपको बताता हूं कब चर्चा करेगी। राष्ट्रीय मीडिया तब चर्चा करेगी जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुपारी मिलेगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए। उससे पहले ये तमाम लोग खामोश रहेंगे। उससे पहले ये लोग कहीं पर भी पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं करने वाले हैं। और मोदी जी, चूंकि आप पश्चिम बंगाल में थे, लिहाजा मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अपने पार्टी के जो बेलाग नेता हैं, जो अनाप शनाप बयान बकते हैं, मसलन दिलीप, बाबुल सुप्रियो, इनसे अपील करें कि कम से कम ऐसे मौके पर किसी तरह के संवेदनहीन बयान ना दें। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं एक स्क्रिप्ट के मुताबिक वाहियात बयान देना शुरू करेंगे और मुख्य धारा का मीडिया इसे हाथों हाथ लेगा और उसके जरिए वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करेंगे। मगर आज हम सबको, इस देश की जनता को यह बतलाना है कि पश्चिम बंगाल की इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। आज मैं आपके सामने दोस्तों ये स्क्रीनशॉट पेश कर रहा हूं। आप चाहे तो इसे पॉज करके नेट बैंकिंग के जरिए या किसी भी जरिए पश्चिम बंगाल की जनता और खासकर वहां के प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाएं, क्योंकि वहां पर जिस तरह का नुकसान हुआ है उससे उभरना पश्चिम बंगाल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी पश्चिम बंगाल की सरकार का जो राहत कोष है उसे आपकी सुविधा के लिए डाल दिया है। आप लोगों में से जो लोग चाहें इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं। मगर आज इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ पश्चिम बंगाल के दर्द को आप तक पहुंचाना नहीं है जो इन तस्वीरों के जरिए जाहिर हो रहा है। नहीं, आज इस कार्यक्रम का मकसद यह बतलाना है कि हम अंदर से किस कदर मर चुके हैं। हमारी इंसानियत पूरी तरह से गल चुकी है और हमारे लिए यह मायने नहीं रखता कि गरीब का दर्द क्या है, खास राज्य की जनता का दर्द क्या है। हमारे लिए मायने यह रखता है कि हमारी जो सियासी रोटी या हमारी जो सियासी मान्यता है वो किस तरह से उस घटना के हिसाब से फिट बैठ रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। कल मैंने ट्विटर पर एक बहुत बड़े न्यूज चैनल की एक महिला एंकर को सचिन पायलट से सवाल करते हुए देखा। मुद्दा था कांग्रेस की बसेस जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पहुंची और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अहंकार के चलते, उनकी हठधर्मिता के चलते उन्हें यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। बावजूद उसके कि अवनीश अवस्थी के लेटर में यह साफ तौर पर लिखा हुआ था कि आप इन बसों को पहुंचाइए, हम इन्हें स्वीकार करने को तैयार है। मगर पूरा ड्रामा रचा गया नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे और उन बसों को घुसने नहीं दिया गया। अब मैं वापस आता हूं उस इंटरव्यू को लेकर। यह पत्रकार सचिन पायलट से पूछ रही थी कि आपको क्या जरूरत थी ये करने को। गौर कीजिए, आपको क्या जरूरत थी ये करने के लिए, जबकि दो राज्यों के बीच तो करार हो सकता है और आप इस तरह की जो सुविधा है वो पंजाब, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते।
दूसरे हिस्से पर गौर मत कीजिए, पहले हिस्से पर गौर कीजिए। आपको क्या जरूरत थी ये करने को? देश के पत्रकार, खासकर मुख्य धारा की मीडिया, जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं, आप अपने मंच से जब यह कहेंगे, जबकि ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि गरीब अब भी चल रहा है सड़क पर, गरीब अब भी चल रहा है, वो अब भी मुश्किलों से गुजर रहा है, उसमें आक्रोश भरा हुआ है, वो दुख के दलदल में दफन है पूरी तरह से, और ये पत्रकार ये पूछते हैं कि आपको क्या जरूरत है पूछने को? क्या इन पत्रकारों ने यह हिम्मत की सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछने की, वो सिद्धार्थनाथ सिंह जिनकी पहली प्रतिक्रिया थी, आपको याद होगा, जैसे प्रियंका गांधी ने यह पेशकश की कि हम 1000 बसेस देने को तैयार हैं, उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह का क्या बयान था? उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है, हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले ही दिन अवनीश अवस्थी का लेटर आता है कि आप ये बसेस जो हैं वो लखनऊ तक पहुंचा दें, जो निहायत ही अव्यावहारिक है, क्योंकि जो 17,000 यूपी ट्रांसपोर्ट की बसेस इस वक्त सड़क पर दौड़ रही हैं, वो सभी पहले लखनऊ नहीं गई थी, या उनकी सेहत की जांच नहीं की गई थी। क्या तुमने यह सवाल पूछा? क्या तुमने योगी सरकार से यह सवाल किया कि तुम्हारे लिए गरीबों का दर्द ज्यादा जरूरी है कि या अपनी सियासत? सीधी सी बात यह है कि आपको कटघरे में रखना चाहिए था योगी सरकार को। और सबसे दुख होता है जबकि एक जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को लेकर खुश था जब ये तमाम बसेस यू टर्न लेते हुए वापस राजस्थान का रुख कर रही थी। किसी के जहन में इतनी सी भी चिंता नहीं थी कि अगर ये 879 बसेस, या मैं कहता हूं 500 बसेस भी अगर निकल जाती सड़क पर, तो उससे गरीब जनता का कितना भला होता। मगर इस बात की चिंता किसी को नहीं है। सबने मानो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की सुपारी ले ली है और वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये तकलीफ कितनी गंभीर है। आपके स्क्रीन पर Delhi buses carrying migrants leave for various states from Delhi-Ghazipur border. A passenger, Ramdev Sharma, says, I'm going to Jharkhand and I have paid 4,000 as bus charge. आज भी, और ये ANI एजेंसी की खबर है, जी हां, आज भी गरीब को पैसे देने पड़ रहे हैं। ट्रेन में जब ये सफर कर रहे हैं, इनको आज भी पैसे देने पड़ रहे हैं, और ये केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि गरीब को कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, हम 85% जो है उसके टिकट का पैसा दे रहे हैं, जो सरासर झूठ है। आज की तारीख में क्या ये न्यूज चैनल्स ये तमाम सवाल उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। जो सवाल हमें पूछने चाहिए थे और जो सवाल पूछने की हमारी हिम्मत नहीं है, उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अहमदाबाद मिरर और द वायर की रोहिणी सिंह की इस खबर की ओर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद मिरर ने क्या खबर की। अहमदाबाद मिरर ने खबर की कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गाजे बाजे के साथ इस बात की घोषणा की कि वेंटिलेटर्स मुहैया कराए जा रहे हैं अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को, और ये वेंटिलेटर्स जो हैं वो पूरी तरह से समस्या का समाधान कर देंगे। मगर ये वेंटिलेटर्स पूरी तरह से नकली निकले। वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि ये अप टू द मार्क नहीं हैं। यही नहीं, ये वेंटिलेटर्स थे ही नहीं, दरअसल ये एम्बू बैग्स थे। उसके बाद विजय रूपाणी सरकार का एक और झूठ सामने उभर कर आता है, जो कि आपके स्क्रीन पर इस स्क्रीनशॉट के जरिए पता चल रहा है। विजय रूपाणी सरकार अहमदाबाद मिरर को यह कहती है कि साहब हमने तो कभी वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने तो एम्बू बैग शब्द का इस्तेमाल किया। जबकि यह प्रेस रिलीज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब उन्होंने उद्घाटन किया था इन वेंटिलेटर्स का, तो इन्होंने वेंटिलेटर शब्द ही इस्तेमाल किया था। अब मैं आपके सामने एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये शख्स हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी, और उनका ये ट्वीट, और ये ट्वीट क्या कह रहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में। लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी हैज रिजन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ धमन 1 BiPAP machine from Gujarat, Rajkot. I discussed with Honorable Health Minister, Government of Puducherry. We will cancel the order letter has been sent to them to that effect. दरअसल पुडुचेरी गुजरात से ये धमन 1, इस मशीन का नाम है धमन 1, मंगवाती है। बाद में पता चलता है कि अप टू द मार्क नहीं है, इनमें बहुत सी खामियां। अब इन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया।
अब मैं आपको बताता हूं कि वायर की खबर इस खबर को किस तरह से आगे बढ़ाती है। आपकी स्क्रीन पर इस कंपनी का नाम है ज्योति सीएनसी। आप जानते हैं क्या कंपनी है? यह वही कंपनी है जिन्होंने प्रधानमंत्री को उनका वो महंगा सूट दिया था, जिस सूट पर प्रधानमंत्री का अपना नाम लिखा हुआ था। यह सूट याद है आपको, जब उन्होंने मुलाकात की थी अमेरिकी राष्ट्रपति से? जी हां, यही सूट। इस कंपनी ने यह सूट प्रधानमंत्री को दिया था और इसी कंपनी से ये वेंटिलेटर्स लिए गए। मैं आपको यह खबर, अगर आपको समझनी है तो मैं आपको रोहिणी सिंह की खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने राजकोट की जिस फर्म से 5000 वेंटिलेटर्स खरीदने का ऑर्डर दिया है, उसके द्वारा सप्लाई की गई सांस लेने संबंधी मशीनों को अहमदाबाद के बड़े कोविड-19 अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा मानकों के अनुकूल नहीं पाया गया, यानी कि वो ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, उनमें ढेरों खामियां हैं। इस फर्म के वर्तमान और पूर्व प्रमोटर्स के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से नजदीकी संबंध हैं और इनमें से कम एक उद्योगपति का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिले उनके नाम के मोनोग्राम वाले महंगे सूट को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। गुजरात के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि के अनुसार 5000 वेंटिलेटर्स का यह ऑर्डर सरकार द्वारा संचालित HLL लाइफ केयर के द्वारा किया गया है। ऐसा संभव है कि इसके लिए धनराशि पीएम केयर्स फंड से दी गई हो, जिसके बारे में इस महीने की शुरुआत में बताया गया था कि फंड के 2000 करोड़ रुपए का उपयोग 5000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए किया जाएगा। यानी कि नंबर एक, ये 5000 वेंटिलेटर्स जिनकी हालत बहुत बदतर है, पीएम केयर्स के पैसे से खरीदे गए, जैसा कि वायर की खबर बता रही है। दूसरी बात, ज्योति सीएनसी जिस कंपनी से खरीदे गए, उसी ज्योति सीएनसी ने प्रधानमंत्री को ये लोकप्रिय और फेमस मोनोग्राम सूट दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री का अपना नाम लिखा हुआ था। ये जो अहमदाबाद मिरर और वायर की खबर है कि किस तरह से नकली वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया गया और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, इसको लेकर मेरे कुछ सवाल हैं। कल्पना कीजिए कि अगर यह गड़बड़ झाला किसी कांग्रेस राज्य में हुआ होता, यानी कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पंजाब में अगर इस तरह का कोई गड़बड़ झाला हुआ होता, तब कल्पना कीजिए कि मीडिया में इस खबर को लेकर कितना बवाल होता। कल्पना कीजिए कि अगर इस घटना के पीछे अशोक गहलोत के बेटे या भूपेश बघेल के बेटे का हाथ होता, तब क्या होता। कल्पना कीजिए उस वक्त मीडिया इस खबर को कितनी जागरूकता के साथ उठाता। मुद्दा यहां पर यह है कि यह हुआ है गुजरात के अंदर, उस गुजरात के अंदर जिस गुजरात के मॉडल पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे। लिहाजा इस पर हमारी पैनी निगाह और होनी चाहिए। इससे हमें और भी ज्यादा कटघरे में रखना चाहिए, क्योंकि इसी का दिलासा देकर तो प्रधानमंत्री बने थे ना। इसी का दिलासा देके मोदी प्रधानमंत्री बने थे। अब उसमें इतनी सारी खामियां सामने उभर कर आ रही हैं, लोगों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम सब खामोश हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर अब भी पैदल चल रहा है। 1000 वाहन आए थे उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए, मगर वो यू टर्न होके वापस चले गए। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? आखिर हम इस तरह से अपने अंदर की इंसानियत को कैसे मरने दे सकते हैं? ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस मामले में ज्योति सीएनसी कंपनी को फायदा मिला है, क्योंकि इनके ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ थे। क्योंकि इस कंपनी ने प्रधानमंत्री के इस चर्चित मोनोग्राम सूट प्रधानमंत्री को गिफ्ट के तौर पर दिया था, जिसकी बाद में नीलामी भी हुई थी। क्या ये तमाम सवालात हमारे जहन में नहीं उठने चाहिए? और सबसे बड़ी बात, आखिर हम अपने अंदर की इंसानियत को कैसे मरने दे सकते हैं? आखिर हम इस तरह के दोहरे मापदंड कैसे होने दे सकते हैं? क्योंकि एक बार फिर दोहरा दूं, कल्पना कीजिए अगर यह घपला किसी कांग्रेस राज्य में हुआ होता, तब हम क्या करते? इतना बड़ा घपला, और वो भी गुजरात मॉडल के नाम पर। आज जब मीडिया ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस से कि आपने 800
79 बसेस क्यों भेजी? आपको भेजने की जरूरत क्या थी? जब मीडिया पूरी तरह से खामोश है पश्चिम बंगाल में चल रहे संकट को लेकर, तब क्या आपको गुजरात में ये जो संकट बरप रहा है इस पर सवाल नहीं करना चाहिए? और अगर आज मैं ये प्रश्न आपके सामने उठा रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? मीडिया आज की तारीख में इस तरह से उदासीन हो गई है, इसकी 2 मिसालें मैं आपके सामने देना चाहता हूं। आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री और इस सरकार से कठिन सवाल करने का समय है, तो पहला स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर, यह चैनल यह सवाल पूछ रहा है और वो एक प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। यह बात अलग है कि वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से सवाल पूछ रहे हैं। अब ये दूसरा देखिए, मोदी के नाम पर पाकिस्तान की हवा टाइट। यानी कि जब सरकार को बचाना हो तो ये किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान ले आएंगे, या तबलीगी जमात ले आएंगे, या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आएंगे। आज आपको ये सवाल इन मीडिया हाउसेस से करने की जरूरत है कि हम पाकिस्तान पर नजर दौड़ाएं या अपने देश के अंदर देखें कि हमारे देश के अंदर क्या हालात हैं। अब आप समझिए कि उस पूरे बस विवाद को लेकर सवाल कांग्रेस से ही क्यों पूछा जा रहा है। अब आप समझिए कि पश्चिम बंगाल को लेकर पूरी तरह से ध्यान जो है हट गया है, और पश्चिम बंगाल की तरफ तभी ध्यान जाएगा जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सुपारी मिलेगी। जी हां, सुपारी। याद है आपको बांद्रा में जब ये मजदूर इकट्ठा हुए थे, तब एक पत्रकार ने जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया था, यह बताया था कि ये भाड़े के टट्टू हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने उभर कर आते हैं और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। बहुत ही हास्यास्पद है जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानात देती है, जबकि जेपी नड्डा साहब खुद जानते हैं कि बीजेपी आला कमान की तरफ से किस तरह से नकेल कसी जाती है न्यूज चैनल्स पर, जब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी किस तरह से प्रोपराइटर्स को कॉल करते हैं, जब एक पूर्व स्वर्गीय नेता किस तरह से संपादकों को कॉल किया करते थे। ये तमाम चीजें तो न्यूज चैनल्स के संपादक जानते हैं ना। बताइए, जेपी नड्डा ऐसे में विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। दोहरे मापदंड की भी दोस्तों हद होती है, मगर उन तमाम हदों को यहां पर पार किया जा रहा है। खैर, एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पश्चिम बंगाल की जनता और उड़ीसा की जनता की मदद करें। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी हैं तो यह ना भूलें कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की जनता भी हमारी जनता है, हमारे देश के नागरिक हैं। क्या हुआ अगर वहां पर बीजेपी का शासन नहीं है? कोई बात नहीं, चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो कम से कम उस जनता की आप मदद तो करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, आप सिर्फ इसी तरह की भाषा समझते हैं। ये सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, और HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।